अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम कंसाइजली जो है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और एफटीआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखेंगे। मोस्टली फोकस हम उन पे करेंगे जो क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नेम से शो होता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और मैग्नेटिक कंपोनेंट है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। मीन अगर एक एक्सिस पे है दूसरा वाई एक्सिस पे है और तीसरे एक्सिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो ट्रेवल कर रही हैं। यहाँ पे फार्मूला है E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। E इज इक्वल टू एच न्यू, ये एक फार्मूला है। दूसरा है E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेवलेंथ एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये याद रखिएगा। एक्सरे से स्टार्ट होकर यूवी अल्ट्रावायलेट में आते हैं, उसके बाद विजिबल रीजन है यहाँ पे, उसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो और फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ जो है वो ज्यादा हो रही है, वेवलेंथ ज्यादा हो रही है तो एनर्जी जो है वो कम हो रही है। लास्ट टाइम क्वेश्चन था कि डिफरेंट रेडिएशंस जो है वेवलेंथ दी गई थी तो और कहा गया था कि इन्हें जो है इंक्रीजिंग एनर्जी जो है वो अरेंज करें, तो इसी सीक्वेंस से ये याद रखना चाहिए आपको। एक्सरेज की एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा होगी और वेवलेंथ कम होगी। इसी तरह रेडियो वेव्स की जो है वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी और एनर्जी जो है वो सबसे कम होगी। टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्वांटम जो है एनर्जी के लिए यूज होता है और फोटोन जो है वो लाइट के लिए हम स्टडी करते हैं जनरली। फोटॉन्स ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी, एक स्पेसिफिक एनर्जी जो है। वेवलेंथ आप सबको पता है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट्स और ट्रफ्स, इसका यूनिट है एंगस्ट्रॉम या समटाइम माइक्रोमीटर या मीटर में भी। इस तरह रेडियो वेव्स हैं वो मीटर में उनके यूनिट्स हैं। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम, इसका यूनिट हर्ट्स है। हर्ट्स कहते हैं वेव पर सेकंड को या साइकिल पर सेकंड को, सीपीएस। न्यू से शो करते हैं फ्रीक्वेंसी को, ये सी बाय लैम्डा होता है। नेक्स्ट है वेव नंबर, वेव्स की तादाद। न्यू बार इज इक्वल टू लैम्डा इनवर्स, ये लैम्डा को 1 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास वेव नंबर आता है। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस, एक मखसूस डिस्टेंस में कितनी वेव्स आती हैं, पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में या पर मीटर। पर सेंटीमीटर को कैसर भी कहते हैं, के से शो करते हैं, ये पता होना चाहिए। ये फार्मूला है इज प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एच न्यू, एच प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू जो है वो सी बाय लैम्डा है तो वैल्यू पुट करेंगे E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, और है E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ जो इंटरैक्शन होता है उसके रिजल्ट में, उसके नतीजे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। लाइट का, यूवी विजिबल रेडिएशन का या लाइट का एक और इंटरैक्शन है मैटर के साथ जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है, वो हम जो है फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। द अब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ अब्जॉर्ब होती हैं, कुछ ट्रांसमिट होंगी, कुछ जो है रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जो अब्जॉर्ब होंगी वो जो है वो चेंजेस लाएंगी, जो चेंजेस हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देंगी, और वही फोटोन अब्जॉर्ब होंगे जिनकी एनर्जी जो है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के इक्वल हो, इनके रेजोनेंस हो। ऐसा नहीं है कि अगर हम हाई फोटोन भी फॉल करवाएंगे तो ट्रांजिशन जरूरी नहीं है कि वो हो जाए। ट्रांजिशन तभी होती है जब एग्जैक्ट सेम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वही उस पर अप्लाई। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या है? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी समटाइम कहा जाता है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या समटाइम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी कर लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है एक मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, इनके अंदर रहते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 125 टू 650 किलो जूल है पर मोल। ये एनर्जी जस्ट किसके पास है? ये जस्ट यूवी विजिबल रीजन के पास है।
अब इससे कम इससे ज़्यादा एनर्जी वाले एक्स रेज और गैमा रेज फॉल करवाएंगे तो भी ये एक्साइटेशन नहीं होगी। इससे कम एनर्जी वाले IR, माइक्रोवेव या रेडियो वेव्स भी फॉल करवाएंगे तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगी। तो ट्रांजिशन ये पॉसिबल है, तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अल्ट्रावायलेट, जो 200 to 400 नैनोमीटर है और विजिबल रीजन 400 to 800 है। कुछ बुक्स में 750 भी लिखा होता है, तो लेकिन 800 है जो नॉर्मली है। और इसमें प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं। अब ट्रांजिशन कौन कौन सी पॉसिबल है? ये है सिग्मा, पाई, एन, ये उनका एनर्जी है। सिग्मा की सबसे कम है, फिर पाई की, फिर नॉन बॉन्डिंग की। नॉन बॉन्डिंग और एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो एक ही, याद रखिएगा। पाई स्टार किसके बाद और सिग्मा स्टार की सबसे ज्यादा जो है वो एनर्जी होती है। अब इसमें दो टर्म्स यूज होती हैं, ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड वो होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे और अनऑक्यूपाइड वो होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। ये 6 तरह की ट्रांजिशन पॉसिबल हैं। पहली जो है वो 4 ट्रांजिशन, इन्हें कहते हैं अलाउड ट्रांजिशन, और जो ये 2 ट्रांजिशन है ये हैं फॉरबिडन ट्रांजिशंस। ये पता होना चाहिए कि फॉरबिडन ट्रांजिशन की कौन सी है। ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये हम आगे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अल्केन में सिंगल बॉन्ड ही होता है, सिंगल बॉन्ड में जस्ट सिग्मा ही होगा, सिग्मा होगा और सिग्मा स्टार होगा, और कोई ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है। ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, हाँ जी, इसमें एक चीज ये याद रखिएगा कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम 200 से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन हम यूज जो है वो 200 वाला करते हैं। यूवी जो है अल्ट्रावायलेट जो है वो 100 नैनोमीटर से नीचे भी वेवलेंथ होती है उसकी, हम अभी पढ़ा ना 200 to 400। लेकिन जो है 200 से नीचे जो होता है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है एयर में या एटमॉस्फेयर में वो अब्जॉर्ब कर ली जाती है। इसलिए जो यूवी स्पेक्ट्रम है वो 200 नैनोमीटर से जो बिलो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। मीन ऐसा नहीं है कि उसमें वो यूवी विजिबल लाइट अब्जॉर्ब ना करता हो, बल्कि वो कर लेता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि वो उसमें अब्जॉर्ब ना करे, इसलिए वहां पे वैक्यूम या फार यूवी, ये पता होना चाहिए। 200 नैनोमीटर से नीचे जो है वो वैक्यूम या फार यूवी होगा। तो रूटीन के जो है ऑर्गेनिक एनालिसिस वो 200 to 400 की जाती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अल्केन में सिग्मा टू सिग्मा स्टार है, 150 नैनोमीटर पे होती है, हमें जरूरत ही नहीं है। सिंगल बॉन्ड हर एक में होता है, हमें जरूरत ही नहीं है कि सिंगल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करें। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी स्ट्रक्चर बताती है ना हमें, तो हमें सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर पता करने की जरूरत ही नहीं है। कार्बोनाइल में सिग्मा टू पाई स्टार है, ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ये 170 नैनोमीटर पे होती है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होगा, पाई होगा तो पाई स्टार भी होगा, तो पाई टू पाई स्टार 180 नैनोमीटर पे है। और कॉन्जुगेशन से ये इंक्रीज करती जाती है, 180 से आगे चलती जाएगी 190 या 200 पे। एन टू सिग्मा स्टार, इसमें नॉन बॉन्डिंग है, हेटेरो एटम्स वगैरह हैं, ये 190 पे नॉर्मल ट्रांजिशन होती है। और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार जो है कार्बोनाइल में है 300 नैनोमीटर। लैम्बर्ट लॉ, ये अलग अलग पता होना चाहिए। बियर लैम्बर्ट लॉ तो सबने पढ़ा होता है। बियर लैम्बर्ट लॉ, अब्जॉर्प्शन इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन कंसंट्रेशन एंड एल लेंथ, पाथ लेंथ। लेकिन अलग अलग समटाइम नहीं पता होता। लैम्बर्ट लॉ है कि अब्जॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, पाथ लेंथ ऑफ सैंपल के। और बियर्स लॉ है कि अब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। एल से लैम्बर्ट लॉ, एल से पाथ लेंथ, याद रख लेंगे आप। और जो एप्सिलॉन है इट इज, इसको कहते हैं मोलर अटेनुएशन कोएफिशिएंट। अटेनुएशन होता है लाइट का पास हो जाना, ठीक है। या अब्जॉर्बिविटी या मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। ट्रांसमिटेंस और अब्जॉर्बेंस का पता होना चाहिए। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो ट्रांसमिट होती है किसी सोल्यूशन से, उसकी अगर उसकी इंसिडेंट इंटेंसिटी आई नोड हो और ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी आई नोड हो, तो ट्रांसमिटेंस जो है आई ओवर आई नोड होती है। आई नोड ट्रांसमिटेड और आई नोड जो है ट्रांसमिटेड और आई नोड जो है वो इंसिडेंट, ट्रांसमिटेड ओवर इंसिडेंट। इसकी वैल्यू जो है वो याद रखिए 0 to 1 के बीच में होती है। और इसको मोर कॉमनली हम परसेंटेज ट्रांसमिटेंस में एक्सप्रेस करते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या है? ट्रांसमिटेंस परसेंटेज, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब अब्जॉर्प्शन जो है वो इसका इनवर्स होती है, और अब्जॉर्बेंस के लिए लॉग लेते हैं, लॉग आई नॉट ओवर आई हो जाएगा, ठीक है। और जैसे आई ओवर आई नॉट टी के होता है इक्वल, और आई नॉट ओवर आई के क्या हो जाएगा, माइनस लॉग, लॉग तो वैसे का वैसा आ गया, टी जो है वो माइनस हो गया तो माइनस लॉग टी। अब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू माइनस लॉग ट्रांसमिटेंस, इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन कंसंट्रेशन एंड। सैंपल हैंडलिंग के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि ऑल यूवी स्पेक्ट्रा रिकॉर्डेड इन सॉल्यूशन फेज, इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं यूवी स्पेक्ट्रा लेने के लिए, और जिस क्यूबेट, जिस वो क्यूबेट में रखते हैं, जिस जो है सेल में रखते हैं, वो उसे क्यूबेट कहते हैं। वो प्लास्टिक का, ग्लास का या क्वार्ट्स का बना होता है। क्वार्ट्स सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है क्योंकि ये 200 टू 700 या 200 टू 800 नैनोमीटर पे ये अब्जॉर्ब नहीं करता, ट्रांसपेरेंट है, ये खुद से यूवी लाइट, विजिबल लाइट अब्जॉर्ब नहीं करता। प्लास्टिक एंड ग्लास आर ओनली सुटेबल फॉर विजिबल स्पेक्ट्रा। कंसंट्रेशन जो है वो एम्पिरिकल डिटरमिन की जाती है, और टिपिकल सैंपल जो है वो उसे क्यूबेट कहते हैं। सैंपल हैंडलिंग इस तरह के जो है वो जो है क्यूबेट्स होती हैं, ये इसकी दो साइड जो है वो पॉलिश होती हैं, और जो दो हैं वो है वो पॉलिश नहीं होती। नॉर्मली इसका पाथ लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर होता है। जी, सैंपल हैंडलिंग का सोल्यूशन किसमें बनाना है, जो सॉल्वेंट जिसमें सोल्यूशन बनाना है, दैट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट इन द रीजन टू बी ऑब्जर्व्ड, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। द वेवलेंथ वेयर अ सॉल्वेंट इज नो लॉन्गर ट्रांसपेरेंट इज रेफर टू एज द कट ऑफ वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल अगर 200 से 400 तक वो ट्रांसपेरेंट है, लाइट अब्जॉर्ब नहीं करता है, 400 से ऊपर अब्जॉर्ब करता है या 400 वाली अब्जॉर्ब करता है, तो 400 जो है वो कट ऑफ वेवलेंथ है। Since spectra are only obtained up to 200 नैनोमीटर, कुछ स्पेक्ट्रा जो है सॉल्वेंट्स इससे ऊपर ऊपर लेते हैं हम नॉर्मली, जो है सॉल्वेंट्स टिपिकल वन नीडेड टू लेक कंजुगेटेड पी सिस्टम, पाई सिस्टम और कार्बन ऑयल। तो सॉल्वेंट नॉर्मली कौन से होने चाहिए, जिनमें पाई कंजुगेशन ना हो, क्योंकि कंजुगेशन जो है जितनी ज़्यादा होती जाएगी, एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी, 200 से अबव होती जाएगी। तो जब स्पेक्ट्रा 200 से अबव लेते हैं तो सॉल्वेंट ऐसा लेना चाहिए जो 200 से नीचे बेशक अब्जॉर्ब करता रहे, 200 से ऊपर अब्जॉर्ब ना करे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, याद हो सकती हैं तो इसमें एक दो कर लीजिएगा। वाटर जो है 190 पे करता है, याद रखें। ठीक है, क्लोरोफॉर्म को इतना यूजफुल नहीं है हमारे लिए। 1,4 डाइऑक्सेन जो है 95% एथनल, एनहेक्सेन, मेथनल इतने अच्छे नहीं है ये सारे, और इसका मतलब है साइक्लोहेक्सेन 195 पे, एसीटोनाइट्राइल और वाटर, ये तीन याद रख। ये कंपोनेंट्स हैं, ये हर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के तकरीबन तकरीबन मेजर कंपोनेंट होते हैं जी। इसके बारे में जरूर क्वेश्चन आता है, लाइट सोर्स क्या है, कौन सा लैंप है। टंगस्टन लैंप है, यूवी विजिबल में सबसे जो है फेमस जो है, ये आम घरों में यूज करने वाले लैंप की तरह होता है, टंगस्टन फिलामेंट है इसमें, और इसको हीट करते हैं 300 केल्विन पे, इससे ऊपर जो है वो टंगस्टन जो है वो सब्लिमेट कर जाता है। इसमें कुछ अमाउंट हेलोजन की भी हम डाल देते हैं, समटम आयोडीन वगैरह। उसके अलावा ड्यूटेरियम लैंप होता है, वेवलेंथ रेंज इसकी जो है वो कम है। और उसके अलावा जीनॉन लैंप है, ये जो है वो कॉमनली यूज होने वाला है कि 190 से 800 नैनोमीटर तक ये जो है लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ये पता होना चाहिए हर सूरत में। मोनोक्रोमेटर, इट ब्रेक्स अ पॉलीक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक कंपोनेंट क्या है, ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट को जो है कंपोनेंट वेवलेंथ में अलग अलग में कन्वर्ट करता है। इसमें एक एंट्रेंस स्लिट है, कॉलीमेटिंग लेंस है जो लाइट को कॉलीमेट करते हैं, प्रिज्म जो है क्वार्ट्स के बने हैं, फोकसिंग लेंस हैं, और एग्जिट स्लिट। नेक्स्ट है वेवलेंथ सिलेक्टर, ये जो है लाइट को रोकता है, जो कि सैंपल में एब्जॉर्ब लिमिट करता है उसे। होता यह है कि लाइट जो है वो जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि इतनी लाइट चाहिए, इस रीजन में स्पेक्ट्रा लेना है, फॉर एग्जांपल हमने 400 टू 800 नैनोमीटर जो है वो सिलेक्ट कर लिया, तो 400 वाली लाइट पास होगी, फिर उससे नेक्स्ट नेक्स्ट इससे जो है वो इस तरह स्कैन होता जाएगा, सैंपल में से पास। ये सैंपल कंटेनर वही हैं जो है पहले हमने देख लिए हैं।
डिटेक्टर है फोटो सेंसिटिव डिटेक्टर्स, इनके बस नाम वगैरह पता होना चाहिए और एक इनका प्रिंसिपल पता होना चाहिए। डिटेक्टर मीन ऐसे डिवाइसेस होती हैं जो रेडिएंट एनर्जी को, जो भी लाइट अब्जॉर्ब होके आगे जाती है, ट्रांसमिट होके आगे जाती है, उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि डिटेक्ट हो सकें। डिटेक्टर शुड बी सेंसिटिव, फास्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए और एक वेवलेंथ के ऊपर वो अब्जॉर्ब करना चाहिए कि एक रेंज हो जिसपे वो अब्जॉर्ब कर सके, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो प्रोड्यूस हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफायर नेम से शो होता है कि एम्पलीफाई करता है द अल्टरनेटिंग करंट, जो है फोटो सेल जो जो है डिटेक्टर जो है जो करंट जनरेट करेंगे वो एम्पलीफायर तक जाता है ट्रांसफर। एम्पलीफायर जो है वो सर्वोमीटर से साथ होता है। ये हो सकता है इसमें कुछ पूछे जाए कि ये विच वन इज द कंपोनेंट ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या विच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और फिर करंट जो है फोटो सेल में जनरेट करते हैं वो लो इंटेंसिटी का होता है, तो एम्पलीफायर जो है वो उन्हें एम्पलीफाई या इन्हांस करता है ताकि जो है एक क्लियर जो है और रिकॉर्डेबल सिग्नल आ जाए। इसके बाद रिकॉर्डिंग डिवाइस है। रिकॉर्डिंग डिवाइस जो है वो रिकॉर्ड करती है, कंप्यूटर जो है वो उससे अटैच होता है, कंप्यूटर स्टोर करता है डेटा और स्पेक्ट्रम जो है वो जनरेट करता है। टाइप्स जो हैं वो सिंगल और डबल बीम जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं। सिंगल बीम में जो है एक ही दफ़ा जो है हम जो है पहले एक दफ़ा सोल्यूशन रखते हैं अपना, और दूसरी दफ़ा फिर हम जो अपना सॉल्वेंट रखते हैं। डबल बीम में ऐसा नहीं होता। डबल बीम में हम एक दफ़ा सोल्यूशन रखते हैं, दूसरी तरफ कंपैरिजन के लिए सॉल्वेंट रखते हैं ताकि जो है सॉल्वेंट जो है वो कैंसल आउट हो जाए। ये जो है इसके कंपोनेंट्स याद होने चाहिए। हाँ जी, कुछ और डेफिनेशंस हैं ये पता होना चाहिए। क्रोमोफोर क्या होता है? क्रोमोफोर कलर प्रोड्यूस करने वाली स्पीशीज होती हैं। ऐसा स्ट्रक्चरल फीचर जो यूवी विजिबल लाइट को अब्सॉर्ब करे, उसमें कलर प्रोड्यूस हो भी सकता है और नहीं भी प्रोड्यूस हो सकता, ये पता होना चाहिए जरूर हर सूरत में। बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट कहते हैं। बैथोक्रोमिक रेड शिफ्ट है और हिप्सो जो है वो ब्लू है, ये इसमें भी मिक्सअप नहीं होना। अ शिफ्ट टू अ लॉन्गर वेवलेंथ, अगर कोई है एक जो है पीक आ रही है 200 पे, किसी वजह से कुछ चेंजेस आने की वजह से वो 250 पे चली जाए, लॉन्गर वेवलेंथ पे वो ऑब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए, तो उसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जो है वो ब्लू शिफ्ट है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। एनर्जी डेफिनेट बात है उल्ट होगी, ये पूछ लिया जा सकता है आपसे, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। और हाइपरक्रोमिक और हिप्स जो है हाइपोक्रोमिक, ये डिफरेंट है, ये इंटेंसिटी का बताती हैं। हाइपरक्रोमिक है कि इंटेंसिटी जो है पहले अगर कम है, बाद में जो है वो ज्यादा हो गई है, तो हाइपरक्रोमिक हाइपर ज्यादा हो जाना ना। हाइपोक्रोमिक एंड डिक्रीज इन इंटेंसिटी, ये जो है डायग्राम जो है काफी है। हिप्सोक्रोमिक वेवलेंथ इधर कम होती है, इधर को ज्यादा होती है बैथोक्रोमिक, और हाइपर ऊपर को जो है ज्यादा होगी इंटेंसिटी और हाइपो इंटेंसिटी जो है होगी। ये ज्यादा डिटेल है लेकिन इसमें जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड का जो है स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड यूजली 3 बैंड देते हैं। ये एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है। एक 180 नैनोमीटर पे बैंड है, उसे प्राइमरी बैंड कहते हैं। दूसरा जो है वो बैंड जो है उसके बाद है, उसे सेकेंडरी बैंड कहते हैं। इसकी वेवलेंथ जो है वो नहीं लिखी हुई, लेकिन ये 204 है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे हमने नीचे टेबल में गिवन है। और उसके बाद 256 पे जो तीसरी पीक है वो एग्जैक्ट ज़ारा जो है वो प्रॉपर है 256 पे। अगर वैसे याद कर जाएंगे 180, और ये दूसरी जो है सेकंड प्राइमरी बैंड है, और जो तीसरा बैंड है सेकेंडरी बैंड है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी या प्राइमरी बैंड जो है किस पे आता है, क्योंकि इसमें बेंजीन जो है वो ज़्यादा, उसमें कॉन्जुगेशन भी है, ज़्यादा पूछा जाने वाला है। स्ट्रक्चरल फीचर ये कुछ हैं कि जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, वो जस्ट सिग्मा टू सिग्मा स्टार ही करेंगे, और तो उसमें कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। जिनमें अल्कोहल है, ये वाला अल्कोहल में सिंगल बॉन्ड है और क्या है नॉन बॉन्डिंग है, जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के, तो नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इसमें पाई बॉन्ड है इथीन में, तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगी।
ट्रांजिशन तो बाकी भी होंगी इसमें, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है ट्रांजिशन विद लोएस्ट एनर्जी, तो लोएस्ट एनर्जी वाली ज़्यादा कॉमन होती है। ये उनकी इंटेंसिटी लिखी हुई है साथ साथ कि इंटेंस होंगी या नहीं होंगी। और फॉर एग्जांपल ये है CH3 C डबल बॉन्ड S CH3, इसमें जो है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार है। ये कुछ कलर के बारे में भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, लास्ट टाइम भी कलर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। कलर तभी होगा जब 400 टू 800 नैनोमीटर होगा, इसमें ही कलर नजर आएगा जब इस रेंज में कोई जो है लाइट जो है वो अब्जॉर्ब की जाएगी तो कलर नजर आएगा। ये जो है वेव याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो है ये ट्राई कर लें कि वॉयलेट सबसे कम वेवलेंथ का होता है और रेड जो है वो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ का होता है। विब गॉयर या रॉयग विब जैसे भी आप याद करना चाहें। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कलर, इसके बारे में लास्ट टाइम क्वेश्चन था। तो अभी बात कर लेते हैं। ये 3 प्राइमरी कलर हैं, येलो, रेड और ब्लू। ठीक है, हमारी जो है वो इसी तरह ही होती है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलट। ये पर्पल की जगह पे आप वायलट भी लिख सकते हैं। इंडिगो और वायलट तकरीबन एक जैसा ही कलर है, और ये आमने सामने वाले कलर जो हैं वो कम्प्लीमेंट्री कलर हैं। अगर आप इस तरह एक आ जाए आपको, एक आप सर्कल ड्रा करें, ये 6 उसमें बना लें आप, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो या वायलट, एक ही बात है। ये 6 बना लें। ये आमने सामने वाले जो है वो कम्प्लीमेंट्री कलर है। रेड का कम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? ग्रीन है। अगर रेड अब्जॉर्ब होगा ना, अगर रेड कोई चीज रेड अब्जॉर्ब करेगी तो वो ग्रीन नजर आएगी। जो कलर नजर आता है ये भी पूछा जा सकता है, वो क्या होता है? वो कम्प्लीमेंट्री कलर है। व्हाट इज सीन इज कम्प्लीमेंट्री कलर। जो अब्जॉर्ब होगा वो हमें नजर नहीं आएगा। लास्ट टाइम ये था कलर के जो है येलो अब्जॉर्ब होगा, कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, येलो अब्जॉर्ब होगा, ब्लू और रेड जो है ये ट्रांसमिट होगा। ठीक है, ब्लू और रेड के मिलने से वॉयलेट बनता है। ठीक, अब 2-3 चीजें पता चल गई। येलो ट्रांसमिट हुआ, येलो अब्जॉर्ब हुआ, सॉरी येलो अब्जॉर्ब हुआ तो हमें नजर कौन सा आएगा? वॉयलेट। वॉयलेट बनेगा कैसे? वॉयलेट के साथ वाले रेड और ब्लू दोनों जो है वो मिक्स होंगे तो वॉयलेट बनाएंगे। तो ये है कलर। तो आपको अब आइडिया हो गया होगा कि कौन कौन से कम्प्लीमेंट्री कलर हैं। प्राइमरी कलर येलो, रेड और ब्लू हैं। येलो, रेड और ब्लू हैं, बाकी जो है इनसे मिलने से सेकेंडरी कलर बनते हैं और कम्प्लीमेंट्री कलर एक दूसरे के, ये बता। तो ये तो था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। डिटेल में हम बहुत ज़्यादा नहीं गए, हमने वही देखे जो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये पता होना चाहिए आपको। IR radiation, the wavelength of IR radiation is 800 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर। इसमें यूजफुल रीजन क्या है? यूजफुल रीजन जो है कितने नैनोमीटर है? 2500 टू 16000 नैनोमीटर, या यूजली जो है वो 2.5 टू 16 माइक्रोमीटर। ये थोड़ा सा याद करना मुश्किल होता है, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको। एनर्जी यहाँ पे क्या है? यूवी विजिबल की भी एनर्जी पता होना चाहिए। ये है 1 टू 15 किलो कैलोरीज पर मोल। ये एनर्जी किसके लिए चाहिए होती है? ये एनर्जी चाहिए होती है ट्रांजिशन के लिए। ट्रांजिशन IR में कौन सी होती है? वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। और जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है वो है वेव नंबर रीजन। जो यूजली IR का स्पेक्ट्रा होता है वो 625 से 4000 या 500 से या 450 से लेके 4000 तक होता है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो 430 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज तक। और एनर्जी क्या होती है? एनर्जी 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूजली जो है हम इसमें स्पेक्ट्रा लेते हैं जो वेव नंबर के अगेंस्ट लेते हैं। वेव नंबर, अब वेव नंबर की वैल्यू वो 500 से लेके 4000 तक तकरीबन 3500 वैल्यूज हैं। अगर हम इसमें नैनोमीटर में वेवलेंथ लें 2.5 2500 से 16000 तक,
तो ये कुछ 13,500 वैल्यूज बनती हैं। अब 13,500 वैल्यू जो है वो एक्स एक्सिस पे अगर ड्रा करेंगे तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड आ जाएगा यहाँ पे, इसलिए हम वेव नंबर लेते हैं। वेव नंबर एक्स एक्सिस पे होता है और उसकी इंटेंसिटी जो है वो वाई एक्सिस पे होती है। ये सारी याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें, ये वेव नंबर याद रखें। एनर्जी और यूजफुल रीजन जो है आई आर का, आई आर किस रीजन में है वो आप याद रखें। आई आर ये भी पता होना चाहिए, आई आर एक्टिव और इनएक्टिव कौन से होते हैं। बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड जो नॉन पोलर हों, ऐसे बॉन्ड जो नॉन पोलर हों वो नॉर्मली आई आर इनएक्टिव होते हैं। लेकिन उसमें एक चीज और ऐड कर लें कि बॉन्ड कंप्लीटली नॉन पोलर होगा और उसका जो है सिमेट्रिकल भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, सिमेट्रिकल भी है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दोनों तरफ CH3 लगे हुए हैं, बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर है और ये ऑब्जर्वेबल नहीं है। और ये बॉन्ड जो है स्लाइटली पोलर है, सिमेट्रिकल नहीं है ना, CH3 मिथाइल की वजह से जो है, मिथाइल का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है वैसे तो इसकी वजह से वीक बॉन्ड, वीक पीक आएगी इस तरह की, और जहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है मीडियम बॉन्ड। तो अब देखें, अब जो है एयर में 99% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, लेकिन वो ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.0035% है, उसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज है, ग्रीन हाउस गैस है। उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। उसकी रीजन ये है कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है ना, ये हीट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन ही होती है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो इंसान, जैसा सांप वगैरह है, वो इंसान को नहीं देख सकता, सिर्फ इंसान के जिस्म से, बॉडी से जो हीट वेव्स निकलती हैं उन्हीं को देख सकता है, वो उन्हीं को वो डिटेक्ट कर सकता है, तो उससे पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई लिविंग थिंग है। हाँ, तो 99% जो गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके अलावा आर्गन है जो 99.9% है, ये सारी की सारी जो है ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है। ये क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर बॉन्ड है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड नॉन पोलर है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड नॉन पोलर है। इसलिए ये सूरज से आने वाली जो है रेडिएशन को, या एनर्जी जो हीट जो है नीचे से जमीन से वापस जाती है, जब ट्रांसमिट होकर ये अब्जॉर्ब नहीं करती। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें कार्बन है, बॉन्ड बॉन्ड पोलर हैं। हम बॉन्ड्स जो हैं की बात कर रहे हैं, बॉन्ड पोलर हैं। ऑल दो कार्बन डाइऑक्साइड टोटल जो है ओवरऑल का मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है, लेकिन अब्जॉर्ब किसने करना होता है? बॉन्ड ने। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हाईली पोलर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीट रेडिएशंस जो है वो अब्जॉर्ब करके, और जो है वो आई आर एक्टिव है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आई आर इनएक्टिव है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा ग्रीन हाउस गैसेज। वाइब्रेशनल मोड्स जो है वो दो तरह के हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। स्ट्रेचिंग जो है इनके लिए एनर्जी हाई होती है, और याद रखें एनर्जी हाई हो तो वेव नंबर भी हाई है, वेव नंबर भी हाई है। एनर्जी हाई है तो वेव नंबर भी हाई है, दोनों चीजें जो हैं वो ज्यादा है। तो सिमेट्रिक जो है, एक जो बॉन्ड है वो सिमेट्रिक भी देता है, बेंडिंग भी देता है। बेंडिंग के लिए एनर्जी कम चाहिए, तो बेंडिंग जो है वो कम वेव नंबर पे जो है स्पेक्ट्रा में आते हैं, और जो है स्ट्रेचिंग है वो ज्यादा आते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें ये हो सकता है कि आपको रॉकिंग और सीजनिंग जो है वो इन प्लेन है, और ट्विस्टिंग और वैगिंग जो है वो आउट ऑफ प्लेन है। ये दो चीजें हो गई, एनर्जी और ये जो है आउट ऑफ प्लेन इनटू प्लेन, ये देख लिया हमने। और अगर स्ट्रेचिंग में जो है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो है एक जैसी है, या लेंथ ज्यादा होगी या कम होगी, इकट्ठी दोनों की, इसकी एनर्जी कम होती है, या सिमेट्रिक की हाई होती है। ये कुछ डिस्पर्सिव आईआर और फोरियर ट्रांस एफटीआईआर के बारे में जो है कुछ डिफरेंसेस हैं। डिस्पर्सिव आईआर में बहुत ज़्यादा मूविंग पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है, कि जिससे लाइट जो है वो लाइट को सेलेक्ट करती है कि एक लाइट वेवलेंथ जो है, पूरा रीजन है ना एफटीआईआर का, आईआर का सॉरी, रीजन है पूरा, तो उसमें से पहले एक वेवलेंथ फॉल करे सैंपल पे, फिर दूसरी करे, फिर तीसरी करे, और उसमें ग्रेटिंग जो है वो मूव करती है। फोरियर ट्रांसफॉर्म में ऐसा नहीं है, इसमें जस्ट मिरर मूव करता है, कुछ ज़्यादा कंपोनेंट मूव नहीं करते। डिस्पर्सिव आईआर में कैलिब्रेशन चाहिए, इसमें जो है वो लेजर फ्रीक्वेंसी हाई की यूज करते हैं, तो कैलिब्रेशन। डिस्पर्सिव आईआर की बहुत स्पीड कम होती है, एफटीआर में स्पीड जो है वो ज्यादा होती है, नंबर ऑफ स्कैन ज्यादा लिए जाते हैं। और डिस्पर्सिव आईआर में रेजोल्यूशन के लिए थोड़ी सी जो है आईआर जो है बीम जो है
वो पास की जाती है और FTR में एक ही दफ़ा पे सारी की सारी जो है पूरे रीजन की जो है वो वेवलेंथ जो है वो उस पे फॉल करवा दी जाती है। ये नेक्स्ट जो है ये पॉइंट ही है बेसिकली कोई रेडिएशन ऑफ नैरो फ्रीक्वेंसी डिस्पर्सिव IR में एक एक करके फ्रीक्वेंसी जो है एक नैरो फ्रीक्वेंसी की रेंज जो है वो जो है सैंपल पे गिराई जाती है और डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। FTIR में जो मेजर जो कम ये मेजर जो है जो डिफरेंस है फिफ्थ वाला। डिस्पर्सिव IR में पहले एक वेवलेंथ जाएगी, जस्ट एग्जांपल के दे रहे हैं कि 500 वेव नंबर की, फिर 501 की, फिर 502 की, 503 की। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में ऐसे नहीं है। फोरियर ट्रांसफॉर्म में जो हम उस पे ऊपर वेव जो है रेडिएशन फॉल करवाते हैं वो 500 माइक्रोमीटर जो है वेव नंबर जो है उससे लेके 4000 तक सारी एक ही दफा फॉल करवाते हैं। लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म में नंबर ऑफ स्कैन ज्यादा कर लिए जाते हैं और डिस्पर्सिव IR में थर्मल इफेक्ट होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म में नहीं होता। ठीक है। और डिस्पर्सिव IR में जो है लेस सेंसिटिव है, टाइम कंज्यूमिंग है और फोरियर में हाई सेंसिटिव है, प्रिसीजन है और फास्टर है। सैंपल प्रिपरेशन ये लास्ट टाइम क्वेश्चन थे, आई थिंक एक या दो क्वेश्चन थे सैंपल के बारे में, IR के बारे में है, उससे पहले भी थे। हमेशा ही क्वेश्चन इस तरह जरूर होता है कोई ना कोई। सैंपल कैसे प्रिपेयर करना है कि जिसमें प्रिपेयर करना है वही है वो नॉन रिएक्टिव हो जिस सॉल्वेंट में है और वो खुद IR अब्जॉर्ब ना करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सारे के सारे तकरीबन सॉल्वेंट वो IR अब्जॉर्ब करते हैं किसी ना किसी हद तक। उसके अलावा जो है वो डिस्क नॉलेज KBR और NaCl सेल के अंदर जो है कास्ट फिल्म टेक्निक है। अमॉर्फस सॉलिड जो है वो मेल्ट में से उसका एक ड्रॉप लेके KBR डिस्क पे या NaCl डिस्क पे या सेल पे रखते हैं तो सॉल्वेंट एवेपोरेट कर दिया जाता है। उसके अलावा जो सॉल्वेंट जो यूज होने वाले हैं वो कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड है, ये जो है वो ट्रांसपेरेंट है इस रीजन में, CCl4 और CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। सॉलिड सैंपल में मलिंग टेक्निक है और सैंपल का आपको वेट पता होना चाहिए। 2 to 5 मिलीग्राम लेते हैं, नजूल के साथ मिक्सिंग करते हैं। नजूल जो है ऑयल या ग्रीस टाइप होते हैं, नॉर्मली ऑयल्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, मलिंग एजेंट कहते हैं, ये पता होना चाहिए। उसके अलावा जो है नेक्स्ट देखते हैं, पैलेट्स बनाते हैं। पैलेट्स जो है इस तरह की पैलेट्स बनाते हैं, ये जो शो किया हुआ है इसमें जो है हमारा जो सैंपल है वो तकरीबन 2 मिलीग्राम सैंपल यूज करना है, ये पता होना चाहिए आपको। 2 मिलीग्राम सैंपल है और 200 मिलीग्राम जो है वो KBR है। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करते हैं और हाइड्रोलिक प्रेस से जो है कंप्रेस करके बनाते हैं। लिक्विड सैंपल्स जो हैं, पेयर ऑफ लिक्विड कोई भी है लिक्विड कंपाउंड जो आपका, उसे जो है सोडियम क्लोराइड या पोटाशियम ब्रोमाइड की प्लेट, छोटे छोटे जिस तरह की पैलेट्स या बटन होते हैं हमारे जो है शर्ट्स पे लगे हुए, उस तरह की छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं, उनके दरमियान जो है वो एक ड्रॉप रख दिया जाता है। तो ये प्लेट्स का पता होना चाहिए किससे बनती हैं आपको, ये सॉल्वेंट फिर बताया गया है। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म भी यूज कर सकते हैं और जो है इसके अलावा स्पेशल सेल्स आर यूज फॉर वाटर कंटेनिंग सैंपल्स, ये पता होना चाहिए किसके बनते हैं, बेरियम फ्लोराइड, सिल्वर ऑक्साइड। गैस सैंपल जो है उसके लिए स्पेशल चेम्बर्स होते हैं, वो जो है क्लोज सेल होते हैं जिसमें विंडोज होती हैं और लेंथ ऑफ द सेल जो है वो 10 मीटर तक वेरी कर सकता है। ये इंस्ट्रूमेंटेशन है। हाँ जी, इसमें रेडिएशन सोर्स ये जरूर पता होना चाहिए अच्छी तरह, 1500 to 2000 केल्विन है और ये है नस्ट ग्लोअर, ग्लोबल सोर्स, इनकैंडेसेंट लैंप या टंगस्टन। जी, इनकी कंपोजिशन पता है आपको, जिरकोनियम ऑक्साइड और यट्रियम ऑक्साइड जो है रेयर अर्थ मेटल्स हैं। रेयर अर्थ मेटल जो है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में जो मेजर इनके जो हैं एलिमेंट्स वो रेयर अर्थ मेटल्स हैं। और टेम्परेचर जो है ये पता होना चाहिए, टेम्परेचर जो है 1000 to 1800 है। ग्लोबल सोर्स जो है ये क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड रॉड होते हैं, 5 to 10 डायमीटर है और 20 to 25 मीटर लेंथ है। इलेक्ट्रिकली इसे भी हीट करते हैं। इनकैंडेसेंट लैंप जो है इसमें नाइक्रोम वायर यूज की जाती है और इसकी एनर्जी जो है वो कम है, लेकिन इसकी लाइफ जो है नस्ट और ग्लोबर से ज्यादा है।
माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ये अलग से जो है डिटेल जो आपका टॉपिक इसमें हम इंस्ट्रूमेंटेशन का अपलोड मैं करूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। माइकलसन इंटरफेरोमीटर ये है ग्रेटिंग, डिस्पर्सिव आईआर में ग्रेटिंग यूज की जाती है, ग्रेटिंग, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो मूव करती है, तो 1 बाय 1 जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो उसमें से गुजर के जो है वो सैंपल में पड़ती है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो है एक दफा जो है लाइट पड़ती है इस पे, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक जो है वो स्टेशनरी मिरर है, इससे टकरा के वापस आती है, और जो दूसरी है ये जो है एक मूविंग मिरर से टकरा के वापस आती है। और इसके बाद ये है ये सैंपल पे पड़ती है और रिकम्बाइन हो गया सैंपल पे पड़ती है, और डिटेक्टर जो है वो इसे डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ पे टाइम के हिसाब से जो है हमें जो है वो रिजल्ट मिलते हैं। डिटेक्टर है, थर्मल डिटेक्टर्स है, थर्मोकपल, थर्मिस्टर, पायरोइलेक्ट्रिक, बोलोमीटर या फोटो डिटेक्टर है, फोटो डायोड, ये भी इसका पूछा जा सकता है कोई भी। डिटेक्टर के टाइप्स हैं, डिटेक्टर में अगर आप रेंज देखें ना, तो ये जो है रेंज जो है वो कोई डिफरेंट रेंजेस हैं, तो ये नीचे वाले इतने ज़्यादा यूज़ होने वाले नहीं है। पहले वाले बोलोमीटर, थर्मोकपल और गोले जो हैं डिटेक्टर टाइप, ये ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। ये कंस्ट्रक्शन किसके हैं, प्लैटिनम निकल का पहला है, दूसरा बिस्मथ एंटीमनी का है, तीसरा न्यूमेटिक सेल है। इनकी रेंज है 4000 टू 400 पर सेंटीमीटर जो हमें रिक्वायर्ड है। आई आर ऑब्जॉर्प्शन, ये कुछ आइडिया होना चाहिए। लास्ट टाइम क्वेश्चन था कि आई आर किस तरह का जो है वो आपको इंफॉर्मेशन देती है, तो नॉर्मली हम यही पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं, लेकिन ये टाइप ऑफ बॉन्ड बताती है हमें। उसमें फंक्शनल ग्रुप की ऑप्शन नहीं थी, तो कुछ बच्चे जो है वो छोड़ आए थे कि गलत है, तो टाइप ऑफ बॉन्ड बताती है हमें बेसिकली। कुछ मेजर मेजर आपको पता होना चाहिए। अल्केन सी एच जो है वो 2850 टू 2850 से, अल्कोहल जो है ओ एच जो है 3400 टू 3600 के करीब है। अल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ये इससे गिवन है, और अल्काइन जो है वो 3300 के करीब जो है वो स्ट्रेचिंग देती है, और 2100 से 2200 जो है ये मीडियम जो है ये बेंडिंग देगी। नाइट्राइल जो है इतना ज़्यादा पूछा जाने वाला नहीं है। एरोमेटिक जो है ये पूछा पता होना चाहिए, 1650 से 2000 पे छोटी छोटी पीक्स आती हैं। अमाइन का पता होना चाहिए, 33 टू 3350 से थोड़ा कम ज़्यादा। कार्बोनाइल की पीक लास्ट टाइम पूछी गई थी, ये लास्ट टाइम क्वेश्चन था कार्बोनाइल की पीक का। कार्बोनाइल की शार्प पीक होती है, 1650 से 1750 तक, 1650 टू 1750 तक। ठीक है, ये अल्डिहाइड कीटोन में थोड़ा बहुत चेंज आ सकती है इसमें। ये दोबारा गिवन है, ये देखें जी एन एच स्ट्रेचिंग, ये याद कर लें पिछला टेबल अगर नहीं है। ओ एच जो है वो 32 से 34 से कम भी हो सकती थोड़ा सा। अल्काइन जो है वो 3300 पे है, पीस की शेप भी बताई गई है। और 25 2850 से 3100 पर सेंटीमीटर, सॉरी पीछे मैंने शायद माइक्रोमीटर कह दिया, तो पर सेंटीमीटर होता है वेव नंबर इसका। यूजली यहाँ पे ये CH2 की होती हैं, दो होती हैं इस तरह की पीक्स ये जो है। ठीक, उसके अलावा ये जो है कार्बोनाइल की पीक शार्प पीक है बिल्कुल, 1650 टू 1800 कह लें, ये 1850 1750 कह लें। ठीक, और इससे जो लोअर है, हाँ एक चीज पहले स्किप कर दी है कि 1600 से 500 से 1600 या 1600 से नीचे वाला जो है ये कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन, ये मिस हो गया, ये आपको रीजन पता होना चाहिए। और 1600 से ऊपर वाला जो है 3400 या 4000 तक, उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन, फंक्शनल ग्रुप रीजन। और ये है फिंगरप्रिंट रीजन, फिंगरप्रिंट रीजन, ये बताया गया है फिंगरप्रिंट रीजन। तो ये 1600 से नीचे तक होता है, ऊपर वाला जो है वो फंक्शनल ग्रुप रीजन है, 1600 से ऊपर वाला। ये रेंज पता होना चाहिए, ये पूछी जा सकती है। एंड थैंक यू, आई थिंक ये है जो है काफ़ी चीज़ें जो है ट्राई की है कि वाइंड अप हो जाए। ये अगर आप 40 मिनट का लेक्चर है, अगर आप सुन लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें आइडिया हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि बुक आप सामने लेके बैठें तो साथ साथ जो है अंडरलाइन करते जाएं या हाईलाइट करते जाएं, ताकि अगर आपने रिवीजन भी करनी है तो आपको पता होगा ये चीज़ें, इन पे ज़्यादा फोकस करना है, बाकियों पे फोकस नहीं करना। आई थिंक इसके अलावा अगर आप पास पेपर देखेंगे या कोई इवन के MCQs टाइप भी बहुत डिटेल में बने हुए देखेंगे,
तो ये जो है इसके अलावा कुछ और नहीं पूछा जाता। और इसमें एक और बात जो है, आप पढ़ना किस बुक से है आपने, आप बस कोई बुक भी है, अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी बुक पढ़ लें स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो स्पेसिफिक बुक है, पाविया की है जो पाकिस्तान में, उसके अलावा जो पाकिस्तानी ऑथर हैं जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब हैं, उनकी बुक है वो पढ़ लें, लेकिन वो बहुत डिटेल में है, उसमें कंफ्यूज होंगे आप। तो उसका एक तरीका ये है कि आपके पास ऑर्गेनिक की कोई बुक है, उसमें एक चैप्टर गिवन है, चाहे वो पाकिस्तानी ऑथर है चाहे वो फॉरेन ऑथर्स हैं, उनमें एक चैप्टर जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का होता है। कुछ बुक्स में दो है लेकिन ज्यादातर में एक चैप्टर जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का होता है, वही आप पढ़ लें। आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में भी उसका प्रिंट ले लें या सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ लें या उसके नोट्स बना लें, तो वो काफ़ी है। जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में स्पेक्ट्रा की डिटेल्स में नहीं जाना है, उसकी ज़रूरत नहीं है। हमेशा जो है वो बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कुछ कॉन्सेप्चुअल, डिटेल क्वेश्चन जो है वो कभी पूछे नहीं जाते, क्योंकि इनऑर्गेनिक वालों ने ऑर्गेनिक नहीं पढ़नी, डिटेल मतलब डिटेल स्पेशलाइजेशन की क्वेश्चन अगर हैं, ऑर्गेनिक वालों ने इनऑर्गेनिक नहीं पढ़नी, एनालिटिकल नहीं पढ़नी, तो इसलिए बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी सब में यूज होती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसमें 2-3 क्वेश्चन हर दफ़ा आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।